Hello, my dear students. I hope you all are fit and fine at your place. So, today for 10th standard, I am taking chapter 4 from the diary of Anne Frank. This is an autobiography of this girl who was 13-year-old only, and you might have heard this name also, Anne Frank. She has written her diary explaining all her earthly views in that. You are having a complete novel on this girl, the diary of a young girl. The name of the novel is The Diary of a Young Girl. So this is a small extract from that book that we are going to read today. Who this girl was, Anne Frank. She's a girl who was only 13-year-old and she died at the age of 13 or 14. And how beautifully she wrote her diary, and she has explained everything in that. So this is a very interesting chapter also. So let's start this. Anneliese Marie Anne Frank, 12 June 1929 to March 1945, was a German. She was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. So, बेटा this is the time of World War. फाइन. और ये जो लड़की थी ये थी जूइश गर्ल. जूइश इज़ द रिलीजन. सो एनी फ्रैंक जो थी वो जूइश गर्ल थी और इनकी कंट्री के ऊपर नाजीज़ का जो था वो रूल ओवर हो गया था, जिस वजह से जो जूइश पीपल थे उनको पकड़ के स्लेव बनाया जा रहा था. उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे या उनको टॉर्चर कर रहे थे. तो अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ये क्या पूरी फैमिली छुपी हुई थी एम्स्टर्डम में. तो वहाँ पे ही इसने अपनी डायरी लिखी. डायरी लिख के इसने अपने सारे एक्सपीरियंसेस को बताया. आई एम टेकिंग दिस चैप्टर इन बाइलिंगुअल मेथड बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी बिकॉज दिस चैप्टर seems to be a little difficult for you to understand the background of this writer Anne Frank. So it should be clear to you so that you can attempt your answers very well. And still if you are having any doubt you can ask in your comment box. सो क्या है, अपनी फैमिली के साथ और कुछ फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड शी वॉज हाइडिंग. फाइन. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन द नीदरलैंड्स. जब नीदरलैंड्स में, नीदरलैंड आपको पता है कंट्री का नाम है, वहाँ पे जब नाजीज लोग जो थे उनका ऑक्यूपेशन ज़्यादा बढ़ गया था वहाँ पे, तो इन्हें क्या करना पड़ा, अपने आप को छुपाना पड़ा. क्यों? एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942. और जब क्या हुआ, टॉर्चर Jewish population यानी कि Jewish रिलीजन के लोगों के लिए जो टॉर्चर था, जो उनको पकड़ के उनको स्लेव बनाया जा रहा था या उनको मारा जा रहा था, तो इस फैमिली को अपने आप को हाइडिंग प्लेस 1942 में अपने आप को छुपाना पड़ा. देखो 1942 में बेटा वो जाके हाइडिंग प्लेस में छुपे थे और 1945 में उसकी डेथ भी हो गई थी. यानी कि इसने पूरी अपनी जो डायरी, पूरी जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है ये 3 साल के अंदर लिखी है, जो आज भी लोग पढ़ते हैं. इन हिडन the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. और जो इनके फादर थे उनका नाम था ओटो फ्रैंक. अब आप कहोगे मैम नाम बहुत अजीब है ओटो फ्रैंक, बट ये एक जर्मन नेम है. सो वो अपने ही फादर के ऑफिस बिल्डिंग में वहाँ पे छुपे हुए थे. आफ्टर 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. अब क्या हुआ बेटा, इनको वहाँ से ढूंढ लिया गया. जो ये ओटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में इन्होंने जैसे तैसे ये छुपे हुए थे, वहाँ से ढूंढ के इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप को हम बोल सकते हैं जहाँ पे टॉर्चर किया जाता है, यातनाएं दी जाती है, यानी कि यातना गृह. फाइन. वहाँ पे एनी फ्रैंक की डेथ हो गई, इनकी सिस्टर मार्गॉट की डेथ हो गई. तो इनके सिर्फ फादर ओटो फ्रैंक जो थे वही सर्वाइव कर पाए. और जब वो एम्स्टर्डम वापस आए तो उन्हें पता चला कि एनी फ्रैंक अपनी एक डायरी लिखती थी. उस डायरी को उन्होंने पढ़ा. फाइन. सो अब देखो,
Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. जैसे मैंने आपको बताया कंप्लीट नॉवल इनके ऊपर लिखी हुई है, पूरी कंप्लीट डायरी है जिसका नाम है, टाइटल है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. तो इनके फादर ने इनकी डेथ के बाद जब उस डायरी को पढ़ा, उन्हें लगा ये तो बहुत यूनिक रिकॉर्ड है, और अपनी डॉटर की रिमेम्बरेंस, अपने डॉटर की यादों के लिए उन्होंने इसे पब्लिश किया, और ये बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1945 till the final entry of 1st August 1944. देखो 45 में तो इनकी डेथ भी हो गई थी, अगस्त 44 यानी कि 1942 से 1944 तक इन्होंने अपना रिकॉर्ड उसमें लिखा, और ये इनके 13th बर्थडे पे इनको गिफ्ट में दिया गया था. ये सब जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक है, जो ओरिजिनली डच में लिखी गई थी और बहुत सारी लैंग्वेजेस में इनको ट्रांसलेट किया गया. There have also been several films, televisions and theatrical productions and even an opera based on the diary. और बहुत सारे songs, theatrical productions और बहुत सारे ड्रामा, बहुत सारी चीज़ें, थियोरेटिकल चीज़ें इस बुक के ऊपर बनी, जो ये बहुत ज़्यादा फेमस थी. Described as the work of a mature and insightful mind. जब हम इनकी बुक को पढ़ते हैं, पहले आपके 10th के सिलेबस में ये नॉवल थी फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, नाउ इट हैज़ बीन डिलीटेड. सो जब हम इसको पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि एने फ्रैंक इतनी कम एज में कितनी ज़्यादा टैलेंटेड और कितनी ज़्यादा माइंडेड लड़की थी. द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन. और डायरी में क्या है कि उनका मेंटल स्टेट क्या था जब वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे, जब वो छुपे हुए थे, हाइडिंग प्लेस में थे, किस तरीके की लाइफ वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे, वो बहुत माइन्यूटली उन्होंने अपनी डायरी में एक्सप्लेन किया है. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. और विक्टिम तो बेटा उनको इसलिए बताया गया है क्योंकि उन्हें इसमें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया, और किस तरीके से वो अपने आप को छुपा के वहाँ पे रख रहे थे. दिस वॉज अ बिग मेंटल ट्रॉमा फॉर दैम. सो नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर. Easy and interesting one. You will not find that much difficult. Easy words are used. From here the chapter begins. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. अब कहती हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अजीब सा अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डायरी लिखूंगी, या मेरे लिए खुद के लिए बहुत अजीब एक्सपीरियंस है. ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पहले कुछ लिखा नहीं है या मैं राइटिंग कर नहीं सकती हूँ, बट ऐसे कि कौन एक 13 साल की लड़की की डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरी लिखने के बाद मैं शायद खुद ही अपनी डायरी को ना पढूं. तो ये उनकी अजम्पशंस थी. And I have even greater needs to get all kind of things off my chest. Sorry. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing. कहते oh well, चलो कोई बात नहीं, कभी सोचा नहीं था कि डायरी लिखूंगी, बट कोई बात नहीं, अब मुझे लग रहा है कि लिख लेना चाहिए. And I have an even greater need to get all kind of things off my chest. All kind of things of my chest यानी कि अपने मन की बात मुझे नेचुरली किसी ना किसी को तो बतानी है, अपने मन की सारी बातें मुझे शेयर करनी है किसी ना किसी के साथ, और मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है, सो मैं डायरी में ही लिख देती हूँ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. बेटा ये क्वेश्चन बहुत अराइज होता है, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनो, ये स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. जो पेपर है ना उसके अंदर लोगों से ज़्यादा पेशेंस है. ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि अगर आप अपनी बात किसी को शेयर करते हो तो कोई कितनी देर सुनेगा, 5 मिनट 10 मिनट. और आज के टाइम में हर किसी के पास अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने ही व्यूज़ उसमें रखना शुरू कर देंगे. लेकिन पेपर एक ऐसी चीज़ है, उसमें आप कितना भी लिखते जाओ, कितनी भी अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करते जाओ, पेपर कभी आपको रिवर्ट बैक करके ये नहीं बोलेगा कि इनफ, नाउ आई एम बोर्ड, आई डोंट वांट टू लिसन इट एनीथिंग. कितनी भी आप उसमें बकवास लिखो, कितनी भी बातें आप उसमें शेयर करो, दैट्स व्हाई दे आर सेइंग पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. I thought of this saying one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. अब वो बताती है कि डायरी लिखने का आइडिया कब आया.
कहते हैं एक बार मैं घर बैठी हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, बहुत ज़्यादा लिटिल डिप्रेस थी, एंड आई वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स। चिन इन माई हैंड्स एक पोस्चर होता है जब हम अपने चिन को जो है वो अपने पाम पे लगा के हम बैठ जाते हैं। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और बेचैन थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं ये सोच रही थी कि मैं घर के अंदर रहूँ या घर के बाहर जाऊँ, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान थी, कोई फ्रेंड नहीं था खेलने के लिए और कुछ काम नहीं था करने के लिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff bagged notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit difference. कहती है yes, पेपर सही कहते हैं, पेपर के अंदर बहुत पेशेंस है, और एनी फ्रैंक डिसाइड करती है कि मैं अपनी डायरी ना किसी को पढ़ने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी। मैं अपनी डायरी सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड को ही दूंगी, क्योंकि अपने बेस्ट फ्रेंड को वैसे ही मैं अपनी सारी बातें बता दूंगी, तो अगर वो अपनी डायरी भी पढ़ लेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। तो उसने ये डिसाइड किया कि दिस डायरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और आई विल नॉट अलाउ एनी बडी टू रीड माई पर्सनल मैटर्स। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डू नॉट हैव अ फ्रेंड। कहते हैं मैं पॉइंट पे आती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया। सबसे पहली बात, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। कहता है आप में से कोई भी बिलीव नहीं करोगे कि एक 13 साल की लड़की पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली है, क्योंकि इस एज में 13 ईयर का बच्चा कितना हुआ, 6th 7th, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते ना उसमें कि उसके दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा जनरली बहुत टॉकेटिव होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है। तो कहते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, आई वॉज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट। और कहते हैं कि देखा जाए तो हूँ भी और नहीं भी। क्यों? बिकॉज आई हैव लविंग पेरेंट्स। भाई मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, 16-year-old सिस्टर है, एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और 30 लोग, रिश्तेदार लगा लो, फ्रेंड सर्कल लगा लो, जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। अगर दूर से देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, अच्छी फैमिली है, लविंग पेरेंट्स हैं, सिस्टर हैं, अंकल्स हैं, आंट्स हैं, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। लेकिन लाइफ में सिर्फ एक चीज़ की कमी है। किस चीज़ की? एक अच्छे दोस्त की। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। और दोस्ती से मेरा मतलब है कि कोई ऐसा इंसान जिसके साथ मैं एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स। और दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना बहुत ही ज़्यादा राज या बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट चीज़ें मैं उससे शेयर करूँ। बस मेरी डे टू डे लाइफ, ऑर्डिनरी थिंग्स उसके साथ शेयर हो जाएं, दैट इज़ इनफ। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डेरी। कहते हैं अपनी फैमिली के साथ ना मैं अपनी बहुत ज़्यादा इंटरनल बातें नहीं शेयर कर सकती हूँ, अपने मन की बात नहीं शेयर कर सकती हूँ। और कहते हैं ना तो मैं चेंज हो सकती हूँ, ना मेरी फैमिली चेंज हो सकती है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डेरी। तो एक ही सॉल्यूशन निकला मुझे, कोई अच्छा दोस्त मेरे पास है नहीं कि मैं अपने मन की बातें अपने डायरी में एक्सप्रेस कर दूँ। आपने कुछ लोग ऐसे देखे भी होंगे, अपने यहाँ पे तो इतना ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन अगर आप मेगा सिटीज़ में जाओ या तो बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है कि वो अपनी डायरी लिखते हैं, डेली अपना एक्सपीरियंस अपनी डायरी में वो लिखते हैं। सो एनी फ्रैंक ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down. Jot down means write down the facts in this diary the way most people would do. कहते हैं मैं अपनी डायरी में इस तरीके से नहीं लिखूंगी जैसे जनरली लोग लिखते हैं, एक एक बात को बिल्कुल सीरियसली। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं अपनी डायरी को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करूँगी, यानी कि मैं अपनी डायरी से ऐसे लिखूँगी जैसे मैं उससे बातें कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे सिर्फ अपनी बातें उसमें लिखनी है, नो, आई विल ट्रीट दैट डायरी एज अ फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं अपनी इसका नाम रखूँगी किटी, यानी कि अपनी डायरी को उसने अपना फ्रेंड बनाया और अपनी फ्रेंड का नाम उसने दिया किटी। अब वो लिखना स्टार्ट करेगी बेटा। अभी वो थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन दे रही है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so.
कहते हैं अगर मैं डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दूंगी तो ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आएगा, नो वन वुड अंडरस्टैंड। तो पहले मैं आपको एक स्लाइड सा ब्रीफ स्केच अपनी लाइफ का बताती हूँ, इंट्रोडक्शन बताती हूँ अपनी फैमिली के बारे में, अपने बारे में, ताकि मेरी डायरी को किटी जो है वो समझ ले। यानी कि अपनी फ्रेंड उसने किटी बनाई जो एक डायरी है, और वो उसे अपने बारे में बता रही है ताकि वो उसकी एक अच्छी दोस्त बन सके। नेचुरल सी बात है बेटा, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उसे आपकी फैमिली के बारे में भी पता होगा, आपके ब्रदर सिस्टर्स के बारे में भी पता होगा, किस तरीके के आप इंसान हो ये भी उसे पता होगा। तो वो अपनी डायरी को अपनी बातें बता रही है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। कहते हैं मेरे फादर बहुत कूल हैं, बहुत एडोरेबल हैं, यानी कि एने फ्रैंक अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। तो ये एज बता रही है कि मेरे फादर 36 ईयर्स के थे और मेरी मदर 25 ईयर्स की थी जब उनकी शादी हुई। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। फ्रैंकफर्ट इज़ अ नेम ऑफ अ सिटी। जर्मनी में 1926 में मेरे सिस्टर का बर्थ हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, यानी कि 3 ईयर्स का इनका डिफरेंस है। तो 3 साल बाद 12 जून को मेरा बर्थ हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और 4 साल तक, जब मैं 4 साल की हुई, जब तक मैं फ्रैंकफर्ट सिटी में ही थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, लेकिन मेरे फादर हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एट हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू द एकिन टू स्टे विद आर ग्रैंड मदर। तो फ्रैंकफर्ट के बाद क्या हुआ बेटा, जब हॉलैंड काम के सिलसिले में आगे अपना अर्निंग के लिए उसके मदर और फादर शिफ्ट हो गए, तो उन्हें उसकी ग्रैंड मदर के पास भेज दिया गया, दोनों सिस्टर्स को। और शहर का नाम था एक्ट, विलेज कह सकते हो, जहाँ उनकी ग्रैंड मदर रहती थी। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी। फिर उसके बाद पहले उसकी सिस्टर हॉलैंड अपने पेरेंट्स के पास गई और उसके बाद एनी फ्रैंक। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, और उसका बर्थडे क्योंकि फरवरी में ही उसका बर्थ हुआ था ना, तो फिर वो वहाँ पे चली गई। I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6. 6 years तक वो एक Montessori nursery school में पढ़ी है. At which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Cuprus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और अपनी headmistress से वो बहुत ज़्यादा अटैच थी, जिसका नाम मिस्टर क्यूप्रस था. और कहती है कि जब मैं वहाँ से स्कूल से गई तो हम दोनों ही इन टीयर्स थे, यानी कि दोनों ही रो रहे थे, क्योंकि वो एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल उसके लिए था. In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. कहते हैं 1941 में मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन होना था, इसलिए मेरे बर्थडे पे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं किया गया. लिटिल सेलिब्रेशन से सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि घर का माहौल जो था बहुत ज़्यादा टेंस्ड था. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि आप कैसे कह सकते हो कि एनी फ्रैंक अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा अटैच थी. तो कहते हैं 1942 में ग्रैंड माँ की डेथ हो गई और कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि मैं कितना उन्हें मिस करती हूँ, एंड आई स्टिल लव हर. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. और कहते हैं कि मेरा बर्थडे भी आया और ग्रैंड माँ के लिए भी एक कैंडल जलाई गई उनके रेस्ट के लिए. आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में जब डेथ हो जाती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कैंडल उनकी सोल के लिए, पीस के लिए हम एक कैंडल लिट करते हैं. तो ग्रैंड माँ के लिए भी एक कैंडल जलाई गई. द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल. 4 of us यानी कि ओटो फ्रैंक उनके फादर, उनकी मदर, मार्गोट उनकी सिस्टर और एनी फ्रैंक, हम बहुत अच्छे से रह रहे थे. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th जून 1942. और आज का दिन 20th जून 1942, जिस दिन उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया. एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. सोलेमन इज़ सीरियस, और बहुत सीरियसली डेडिकेटेड होके मैं अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर रही हूँ. अब नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर. डियरेस्ट किटी. किटी आपको पता है उसका नाम है उसकी डायरी का. आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स. हमारी पूरी की पूरी क्लास जो है वो डर से काँप रही है.
The reason of course is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. और डर का रीज़न क्या है कि अब जो मीटिंग आने वाली है उसमें टीचर्स ये बताने वाले हैं कि कौन नई क्लास में जाएगा और कौन ये इसी क्लास में रहेगा, यानी उनका रिजल्ट आना है, कौन पास होगा कौन फेल होगा. हाफ ऑफ द क्लास इज़ मेकिंग बैट्स. अब आधी से ज़्यादा क्लास ना आपस में बैट लगाती है, जैसे आप बोलते हैं ना, अरे देखना ये तो क्लियर हो जाएगा, नहीं नहीं इसका क्लियर होना मुश्किल है, यानी कि आइडियाज़ लगाना. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. कहते हैं Gian नाम है, शॉर्ट फॉर्म में ले रही है वो अपनी फ्रेंड का नाम. हम दोनों हंस रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे बैठे हुए 2 सिली बॉयज़ हैं, वो बातें कर रहे हैं. Cian and Jack who have staked their entire holiday savings on their bet. तो स्टेक्ड होता है दाव पे लगाना. कहते हैं ये अच्छा है, इन्होंने शर्त लगा ली, अपनी सारी पॉकेट मनी, एंटायर हॉलीडे सेविंग्स जो उन्होंने कर रखी है वो बैट पे लगा रखी है. अगर ये पास हो गया, मतलब शर्त उन्होंने लगाई हुई है. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट. मॉर्निंग से इवनिंग तक उनकी यही बातें चलती हैं. इवन जेज प्लीडिंग ग्लांसेज एट माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम दैम डाउन. और कहते हैं हमने 1-2 बार ना बहुत गुस्से से उनको देखा कि चुप हो गए, सारा दिन यही बातें होती हैं तुम्हारे पास, फिर भी वो चुप नहीं हुए क्योंकि वो इतने ज़्यादा नर्वस थे. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. कहते अगर मेरे से कोई डिसीजन पूछे, मेरे से कोई पूछे तो क्लास में बहुत सारी ऐसी डमीज़ हैं जिनको यहीं रख लेना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. लेकिन टीचर्स जो हैं वो अर्थ के सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीचर्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं जो पता नहीं क्या करेंगे. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ विल मेक इट. कहते मुझे अपनी फ्रेंड्स और मेरी चिंता नहीं थी, हम कर जाएंगे क्लियर, इतना हमें विश्वास था. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स. कहते सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मुझे थोड़ा सा डर है, जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ्स. एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. कहते अब तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं टीचर का. Until then we keep telling each other not to lose heart. वो आपका 3 Idiots वाला डायलॉग है ना, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल, बस वो इसी तरीके से अपने वेट कर रहे हैं रिजल्ट का. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, देर आर 9 ऑफ दैम. कहते हैं मेरे सारे टीचर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. टोटल 9 टीचर्स मुझे पढ़ाते हैं, उनमें से 7 मैन हैं और 2 वुमेन हैं. मिस्टर कीसिंग नाम थोड़ा सा अजीब है बट यही है. द ओल्ड फौजी हु टीचेज मैथ्स. कहते हैं लेकिन हमारे एक टीचर हैं मिस्टर कीसिंग. फाइन, ओल्ड फौजी एंड ओल्ड फैशन पर्सन, यानी कि कुछ होते हैं ना ऐसे टीचर्स जो पुराने ख्यालों के होते हैं, ओल्ड फैशन होते हैं और जिनको न्यू जनरेशन के बच्चे इरिटेट करते हैं. तो कहते हैं वो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं. मिस्टर कीसिंग वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस. और ऐसा लगता है कि वो सदियों से मेरे से परेशान है, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. और वो मेरे से हमेशा गुस्सा रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. ये सबसे अच्छी पनिशमेंट है वैसे. कहता है बहुत सारी वार्निंग उन्होंने मुझे दी, कीप क्वाइट. जब मैं चुप नहीं हुई तो उन्होंने मुझे एक दिन एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया. और होमवर्क में क्या दिया, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. और कहते हैं एने फ्रैंक यू टॉक टू मच इन द क्लास. सो तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि कल तुम्हें एक ऐसे लिख के लाओगी, किसके ऊपर, एक चैटर बॉक्स के ऊपर. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. एक चैटर बॉक्स के ऊपर हम एक ऐसे कैसे लिख सकते हैं. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड. उसने कहा चल बाद में सोचेंगे, अभी तो जो टीचर ने बोला है. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. मैंने अपनी नोटबुक में टॉपिक लिखा. टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. और बैग में रख लिया और थोड़ी देर चुप बैठने की कोशिश की क्योंकि टीचर ऑलरेडी बहुत गुस्सा हो गए थे. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे कोट माई आई. कहते उस इवनिंग जब मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स का काम कर लिया तो मुझे याद आया, मेरी नज़र पड़ी उस टाइटल पे. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. ये कुछ बच्चों की आदत होती है ना, पेन का बैक वाला जो पार्ट है उसको मुंह में रख के काम करना या सोचना. तो उसने सोचना शुरू कर दिया. एनी वन कुड रैम्बल होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना. ऑन द लीव बिग स्पेसिस बिटवीन द वर्ड्स. ये आप में से कुछ बच्चे करते हैं, स्पेशली जब आप कर्सिव हैंड राइटिंग लिखते हो, एक लाइन के अंदर 3 वर्ड्स लिखने, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स लिखना, ज़्यादा गैप देना ताकि उसको हम लेंथ को इंक्रीज़ कर सकें और कम वर्ड्स में हमारा पेज कंप्लीट हो जाए. जो बच्चे करते हैं वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात को. तो कहते हैं हम इस तरीके से लिख सकती थी मैं. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. लेकिन एने फ्रैंक ने सोचा कि क्यों ना मैं
अपनी रियल बात लिखूं कि बात करना क्यों ज़रूरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। कहते बहुत देर मैंने सोचा और मुझे फिर एक आइडिया आया। आई रोट 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। कहते मैंने उस ऐसे के 3 पेजेस लिख दिए अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए और मिस्टर कीसिंग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए। I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. और उस ऐसे में एने फ्रैंक ने क्या लिखा बहुत फ्रैंकली कि बात करना एक बच्चे का गुण होता है, एक बच्चे की आदत होती है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी उस आदत को अंडर कंट्रोल रखूँ। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. और एने फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे हेरिडिटी में मिली हुई है ये आदत ज़्यादा बोलने की, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बात करती है। Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. कहते हैं मिस्टर किसिंग काफ़ी हंसे, अच्छा लगा उन्होंने मेरा ऐसे पढ़ा, लेकिन जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करने लगी तो उन्हें फिर गुस्सा आया और इस बार उन्होंने मुझे ऐसे दिया एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स जो कभी नहीं सुधर सकता। आई हैंडेड इट इन and Mr. Casing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, I had finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. तो बेटा सेकंड भी उसने लिख दिया ऐसे एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स। फाइन, अब 2 लेक्चर तो आराम से निकल गए। अब एने फ्रैंक जो है वो बात किए बिना नहीं रह सकते और टीचर उसको पनिश किए बिना नहीं रह सकते। तो 3rd टाइम फिर मिस्टर केसिंग ने उस टॉपिक पे बोला कि इस बार तुम लिखोगी ऐसे और तुम्हारा टाइटल है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब एक बात बताओ, एक ही टॉपिक के ऊपर आप कितना ऐसे लिख सकते हो? तो ये 3rd टाइम सेम टॉपिक पे मिस्टर केसिंग ने उसे ऐसे लिखने के लिए बोला। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू। पूरी क्लास हंसने लग गई और मुझे भी हंसी आई। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर बॉक्स। कहते हालांकि मेरे दिमाग की सारी बातें ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि एक ही टॉपिक के ऊपर मैं 2 ऐसे ऑलरेडी लिख चुकी हूँ और 3rd ऐसे मुझे फिर लिखना है। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, और इस बार तो कुछ ओरिजिनल ही लिखना पड़ेगा। माई फ्रेंड Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. और इस बार 3rd टाइम उसने हेल्प ली अपनी फ्रेंड की और उसने क्या किया, वो बहुत अच्छी पोएम्स लिखती थी और उसने पोइट्री फॉर्म में वो ऐसे लिखना शुरू किया, जिसके बाद एने फ्रैंक बहुत खुश हो गई। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with the ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. कहते हैं मिस्टर किसिंग ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो जोक उन्हीं के ऊपर था, यानी कि एने फ्रैंक को बिल्कुल भी हंसी उस बात पे नहीं आई। तो अच्छे रिलेशन इसके अपने मैथ्स टीचर के साथ नहीं थे, और जब हमारे टीचर के साथ थोड़े गुड रिलेशन ना हो तो हमारी बातों से टीचर इरिटेट हो जाते हैं और टीचर की बातों से हम इरिटेट हो जाते हैं। तो दिस हैपेंड विद दैम। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स। अ पोएम किस चीज़ के बारे में थी? मदर डक थी और फादर स्वैन थे और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और वो तीनों डकलिंग्स फादर स्वैन ने पीट पीट के मार डाले क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते थे। ये उसने अपनी इस पोएम में लिखा। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे, और कहते शुक्र है मिस्टर किसिंग ने वो जो जोक था वो राइट वे से पकड़ा, क्योंकि टीचर किस बात को किस तरीके से प्रेजेंट कर दिया आइडिया नहीं लगता ना। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। उन्होंने वो पूरी की पूरी पोएम जो थी वो क्लास में रीड की और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने कमेंट्स भी उसमें ऐड किए। तो इससे पता चलता है कि मिस्टर किसिंग खुश हुए एने फ्रैंक की पोइट्री वाले ऐसे में। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल। और ये टीचर्स की ना आदत होती है, आपने नोटिस किया होगा, कभी कुछ फ़नी हो जाता है एक क्लास में तो बातों ही बातों में ना दूसरी क्लास में भी उसका डिस्कशन आ ही जाता है। तो उन्होंने बाकी क्लासेज में भी उसे एक्सप्लेन किया। Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. और luckily इस बार इतने खुश हुए मिस्टर किसिंग
कि उन्होंने मुझे कोई और होमवर्क नहीं दिया, थैंक गॉड। अगर 4th ऐसे दे देते तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होने वाला था एनी फ्रैंक का, बट लकीली। और मोर ओवर उन्होंने उसे बात करने के लिए अलाउ भी कर दिया क्लास में। यही रीज़न है कि टीचर्स को मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ बोला गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे अराइज होगा कि जिस टीचर को ऑलरेडी प्रॉब्लम थी बातें करने से, 3 बार वो ऐसे उसको राइट करने के लिए बोल चुका है, वही टीचर उसे बाद में अलाउ भी कर रहा है कि आप बातें कर लो। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर केसिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज। और कहते हैं उल्टा मिस्टर केसिंग में इतने चेंजेस आ गए हैं कि आजकल वो क्लास में बड़े जॉक्स सुनाने लगे हैं। ऐसा होता है ना, एक टीचर का नेचर जो होता है वो बच्चों को पता होता है। अगर सीरियस टीचर मजाक करने लग जाए तो बच्चों को लगता है हो क्या गया टीचर को, या मजाक करने वाला टीचर ऑल ऑफ सडन सीरियस हो जाए तो भी बच्चों को बात डाइजेस्ट नहीं होती। तो ये सारी बातें वहाँ पे उसने बताई। योर्स एने फ्रैंक, अपने डायरी में उसने क्या लिखा, स्टार्टिंग कैसे की थी, हेलो डियरेस्ट किटी, और एंड किया योर्स एनी। तो ये एक शॉर्ट सा स्वीट सा चैप्टर है, प्लीज़ गो थ्रू इट। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर।